औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तक हमने कोबालामीन की डेफिशिएंसी या कोबालामीन का जो रोल है इन अ फोलेट ट्रैप और होमोसिस्टीन ट्रैप वो हमने डिस्कस किया है। अब हम इस लेक्चर में कोबालामीन जो फोलेट ट्रैप है उसकी क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हमने अभी तक डिस्कस किया है कि विटामिन B12 एज ए कोएंजाइम मल्टीपल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें दो की डिस्क्रिप्शन हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। उस डिस्क्रिप्शन में अभी तक हमने मिथायोनीन सिंथेटेज MS जो है एंजाइम डिस्कस किया और उसमें मिथाइल कोबालामीन का एज ए कोएंजाइम रोल डिस्कस किया। तो क्विकली अभी प्रीवियस लेक्चर में ये सारा बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि मिथायोनीन सिंथेटेज जो है होमोसिस्टीन को मिथायोनीन में कन्वर्ट करता है और साथ इसी जगह के ऊपर एक और प्रोसेस जो है इसका डिपेंडेंट है इस प्रोसेस का, और ये बजाते खुद इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि यहाँ एक फोलेट मैकेनिज्म में या फोलेट साइकिल में N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपली मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सारे साइकिल्स एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरीके से लिंक होते हैं और एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और डिपेंडेंसी भी शो कर रहे होते हैं। कहीं एक साइकिल में कहीं कोई इशू आएगा, वो स्लगिश होगा तो पूरा जो सिस्टम है उसको स्लगिश करेगा। अगर कोई एक साइकिल ब्रेक होता है या स्टॉप होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे साइकिल को भी स्टॉप कर देता है। अब इसी में अगर देखें, इसी डायग्राम में देखें कि अगर मिथाइल कोबालामीन यानी B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा। मिथायोनीन सिंथेटेज एक्ट नहीं करेगा। मिथायोनीन सिंथेटेज एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, सिंपली होमोसिस्टीन जो है वो मिथायोनीन में कन्वर्ट नहीं होगी और N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा, होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का लेवल ज़्यादा होगा, फर्स्ट। सेकंड चीज़ और क्या होगी कि मिथियोनीन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा और इस जगह के ऊपर टेट्राहाइड्रोफोलेट का लेवल कम हो जाएगा। अब सोचने की क्या बात है कि होमोसिस्टीन का अगर लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो क्या बॉडी को कोई इश्यूज आएंगे। अगर आते हैं तो उनको डिस्कस करना है और वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। यह N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि ट्रैप हो गया है, जो वापस भी नहीं जा सकता। होमोसिस्टीन तो किसी न किसी तरीके से किसी और मैकेनिज्म में दोबारा सिस्टीन में चला जाता है, लेकिन ये यहाँ ट्रैप हुआ है। ये इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट, इसके लेवल ज़्यादा होने से बॉडी को कोई नुकसान है। सेकेंड, टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो डेफिशिएंसी हो गई है ये प्रोसेस ना चल के, उसकी डेफिशिएंसी से बॉडी को कोई नुकसान है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं और यही क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोलेट ट्रैप में भी आ जाएंगी। यही चीज़ अभी हमने डिस्कस की कि होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा और मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट भी ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो इवन कि ये बायोमार्कर भी हम कह सकते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी को देखने के लिए बायोमार्कर्स कौन कौन से होते हैं। ये तो बताते खुद विटामिन B12 लेवल है। दूसरा, होमोसिस्टीन भी एक उसका लेवल है कि होमोसिस्टीन अगर बॉडी में ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा आगे मिथियोनीन में, तो इस वजह से इसका लेवल ज़्यादा है। इसी तरीके से मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का लेवल ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि जो है अगेन जो B12 का लेवल बॉडी में कम है, जिसकी वजह से ये स्टॉप हुआ है प्रोसेस। ओके, ये इधर से ही थोड़ा सा हम फर्दर एक क्लिनिकल सिम्टम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में फोलेट ट्रैप के हम ये सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली चीज़ हमने नहीं डिस्कस की, इसकी अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है, सेकेंड ईयर का कोर्स है। B6 का रोल आएगा वो हम B6 में देखेंगे। B2 का भी रोल है इसमें, B2 को भी हम इसी चैप्टर में
B2 के सेक्शन में देख लेंगे। अभी सिंपली दोबारा से क्विकली रिकॉल करते हैं। मिथ्योनिन सिंथेटेज एंजाइम है, B12 इसका कोएंजाइम है। ये दो प्रोसेसेस को समल्टेनियसली ये जो B12 है थ्रू सम मैकेनिज्म जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेलरेट कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। फर्स्ट होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट कर रहा है, सेकंड मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर रहा है। यहीं से हम देख लेते हैं, होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट होगी। यहाँ एक फर्दर स्टेप के बाद ये एस एडिनोसाइन मिथ्योनिन में आ जाएगा। ये जो SAM है या एस एडिनोसाइन मिथ्योनिन है, ये एस एडिनोसाइन होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होगी और ये एस एडिनोसाइन होमोसिस्टीन एडिनोसिन अपना ग्रुप यहाँ से डोनेट कर देगा और दोबारा से होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बायोसिंथेसिस है, ये वाला प्रोसेस हमने नहीं देखना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब दोबारा से इस स्टेप को देखते हैं। मिथ्योनिन जो है SAM में कन्वर्ट हुआ और SAM यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। एस एडिनोसिन मिथ्योनिन एस एडिनोसिन होमोसिस्टीन में जब कन्वर्ट होगा तो ये अपना मिथाइल ग्रुप जो है वो डोनेट कर देगा। ये यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा तो ये एस एडिनोसिन होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होगा। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आगे मिथाइलेशन और अल्टीमेटली माइलिनेशन ऑफ आवर नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। ये न्यूरॉन्स की और हमारे स्पाइनल कार्ड की जो है माइलिनेशन के प्रोसेस में ये मिथाइल ग्रुप जो इसने डोनेट किया है ये काम आता है। अगर ये साइकिल इस जगह के ऊपर ब्रेक हो जाए, होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, मिथ्योनिन आगे SAM में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर यहाँ SAM नहीं होगा तो मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो आपकी जो नर्व्स हैं उसकी माइलिनेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। नर्व्स तो बहुत स्लो प्रोग्रेस में बन रही होती हैं लेकिन उसके ऊपर जो हमारी लेयर है उसका रिपेयर प्रोसेस चलता रहता है, तो उन जो नर्व्स है उनकी रिपेयर नहीं होगी और वो अपने क्लिनिकल सिम्टम्स शो करेंगे। इसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कह देते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है एक टिपिकल किस्म के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के आते हैं, लेटर और डॉर्सल ट्रैक के ज़्यादा आते हैं, आप ये 3rd ईयर 4th ईयर में देखेंगे। तो दोबारा से सिंपली क्विकली B12 डेफिशिएंसी हुई, B12 डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, मिथ्योनिन यहाँ नहीं था तो SAM नहीं बना, SAM नहीं है तो मिथाइल ग्रुप जो है वो नहीं मिल रहा, मिथाइल ग्रुप नहीं मिल रहा तो आगे नर्व्स की जो है वो रीजनरेशन नहीं हो रही। अब ये इफेक्ट्स क्या क्या क्लिनिकल साइन शो कर सकते हैं ये आपकी बुक नहीं है, लेकिन सिंपली अगर आप ये कह दें कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं, क्यों होती हैं, ये अभी आपको बता दिया है। कौन से ट्रैक की होती हैं, लेटरल और डॉर्सल ट्रैक की होती हैं। अगर किसी ने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये स्लाइड पढ़ सकता है कि माइलोपैथी भी हो सकती है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है, सेंसरी लॉस भी हो सकता है, गेट एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं, ओवरऑल वीकनेस भी आ जाती है। इसी वीकनेस की बेस के ऊपर जो बड़े बूढ़े हैं या वो जो हम कहते हैं ना कि जी वो न्यूरोबियान के इंजेक्शन लगवा लें, तो ये जो सारा न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं न्यूरोबियान के इंजेक्शन लगाने से वो बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। इवन के साइकेट्रिक जो है इश्यूज आ सकते हैं, डिमेंशिया हो सकता है, बिहेवियरल इशू आ सकते हैं, कॉग्निटिव इशू आ सकते हैं, ये सब चीज़ें पेशेंट्स में हो सकती हैं। इसके टिपिकल जो साइंस हैं B12 डेफिशिएंसी के, ये आपके क्लिनिकल बुक्स में लिखे भी हुए हैं, शामिल भी हैं और ये आपने पिक भी करने होते हैं। लेकिन ये होते क्यों हैं उसके पैथोफिजियोलॉजी अभी हमने डिस्कस की है। सेकंड और क्या हो सकता है इसमें, दोबारा से फोलेट ट्रैप पे आते हैं। ओके दोबारा हम देखते हैं, देखें होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो रही, क्यों, मिथाइल कोबालामीन नहीं है और आगे एसिडिनोसाइल मिथायोनिन नहीं है। अब हमने बात की कि होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगी, मिथ्योनिन कम होगी। मिथ्योनिन कम होने का जो साइड इफेक्ट है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि होमोसिस्टीन अगर ज़्यादा होती है तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ओके हमने बात की कि अभी तक मिथ्योनिन SAM में कन्वर्ट नहीं होगा और यहाँ से न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आ सकते हैं। दूसरी जो कॉमन चीज़ B12 डेफिशिएंसी के साथ अटैच है दैट इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। एक खास किस्म का अनीमिया होता है जिसमें मैक्रोसाइटोसिस होता है। ये यहाँ कहाँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी फिट होती है, तो वो ये
फोलेट साइकिल में फिट होती है। अब यहाँ देखें, यहाँ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं मिल रहा। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्योरीन सिंथेसिस के लिए, और हमें पता है प्योरीन सिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जहाँ भी होती है, और ये बहुत मैंडेटरी है एज ए रॉ मटेरियल हमारे जो है उन सेल्स के लिए जो कि रैपिडली ग्रोइंग सेल होते हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में आपके आरबीसीज आ जाते हैं, जीआईटी के सेल्स आते हैं, और जहां ये दोनों सिम्टम्स B12 डेफिशिएंसी में बहुत कॉमनली आप देखेंगे। तो हम सिंपल ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आरबीसीज में क्या सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा। टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो प्योरीन्स में डेफिशिएंसी रह जाएगी, प्योरीन में डेफिशिएंसी रह जाएगी तो जो है मेगालोब्लास्टिक एक खास किस्म का अनीमिया होगा। इस अनीमिया को पैथोलॉजी में आप ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियर एसिंक्रोनी होती है इसमें। अब ये जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का सिम्टम है, ये शेयर करता है अंडरलाइन काज में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को भी और B12 डेफिशिएंसी को भी, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, ड्यू टू प्रीवियस हम पैथोलॉजी डिस्कस करके आए हैं या पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करके आए हैं, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में सिंपली मेगालोब्लास्टिक साइंस आएंगे, जबकि B12 डेफिशिएंसी में बोथ न्यूरोलॉजिकल एंड हिमेटोलॉजिकल दोनों साइन आएंगे। इसलिए इन दोनों की ट्रीटमेंट में बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर एक दे दिया और दूसरा ना दिया तो एक चीज़ वर्स हो सकती है, लेकिन ये आप मेडिसिन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। सेकेंड इफेक्ट और क्या आ सकता है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन मिथ्योनिन क्वांटिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। मिथेनिन क्वांटिटी डिस्कस होगी तो THF वगैरह सब डिक्रीज हो जाएगा। THF डिक्रीज होगा तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, ये आपकी लिपन-कार्टी कह रही है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज काज्ड बाय डिमिनिश्ड सिंथेसिस ऑफ प्योरीन्स एंड TMP which leads to inability of cells including red blood cells precursor to make DNA and therefore cannot divide। डिले डिवीजन होती है, बेसिकली लेट इनकी जो है ग्रोथ होती है। लेट ग्रोथ में तो ये बड़े बड़े रह जाते हैं, जो इमेच्योर सेल्स हैं वो बड़े होते हैं। यहाँ सिंपली मैं आपको ये पिक्चर क्लियर करता जाऊँ, मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको। ओके, ये बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन के जरिए ये सैंपल निकाला हुआ है। अब इसमें हमें सभी सेल्स के प्रिकर्सर्स मिल जाते हैं। ये आपके आरबीसीज के प्रिकर्सर हैं। स्टेम सेल अभी जो है वो रिथ्रोब्लास्ट बना है, रिथ्रोब्लास्ट से पॉलीक्रोमेटिक और ये सब चीजें आ गई हैं, इन द एंड आपके आरबीसीज बन जाते हैं। ये सिंपल इसका साइज है, ठीक है। ये नॉर्मल रिथ्रोब्लास्ट है, जबकि इसमें क्या है, मेगालोब्लास्टिक, मेगा बड़ा, ठीक है, ब्लास्टिक, ब्लास्ट तो इमेच्योर फॉर्म को कहते ही हैं, रिथ्रोब्लास्ट है बोन मैरो, इसमें मेगालोब्लास्टिक। अब यही सेल जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखें कितना बड़ा साइज में हो जाता है कि बड़े बड़े हमें मेगालोब्लास्ट नजर आएंगे ड्यू टू जो डेफिशिएंसी ऑफ B12। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होमोसिस्टीन, अगर होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होते हैं, होमोसिस्टीन लेवल क्यों ज़्यादा है ये भी हमें प्रीवियसली इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। उन लेवल्स के ज़्यादा होने से बॉडी में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पिक कर सकते हैं ब्लड में। होमोसिस्टीन लेवल थोड़ा महंगा टेस्ट है लेकिन इजीली अवेलेबल है, ठीक है। होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होंगे तो होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होने के मल्टीपल बॉडी को इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो इफेक्ट आता है वो इनका ये होमोसिस्टीन लेवल जो है एंडोथीलियल लाइनिंग को डैमेज करता है, ठीक है। एंडोथीलियल डैमेज को डैमेज करेगा तो हमारी जो आर्टरीज हैं वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, और आर्टरीज में सबसे पहले जो हमें खतरा पड़ता है वो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है कि कॉर्नरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए या उसकी ब्लॉकेज हो जाए तो MI हो सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जहाँ हाइपरटेंसिव, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो होमोसिस्टीनीमिया या हाई होमोसिस्टीन लेवल वो भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। B12 डेफिशिएंसी से भी होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस में भी हो जाते हैं, वो बाकी काजेज आप मेडिसिन में डिस्कस कर लेंगे।
सेकंड, होमोसिस्टीन लेवल का क्या इफेक्ट होता है, ये फ्री रेडिकल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। और फ्री रेडिकल जब इंक्रीज हो गए, तो ये प्रीवियसली भी डिस्कस हो सकता है हुआ है कि फ्री रेडिकल जब बॉडी में इंक्रीज होंगे तो कैंसर भी होगा, डायबिटीज भी होंगे, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी, क्रोनिक पेन वगैरह। ये सब आपकी खैर बुक में इतने नहीं दिए हुए, लेकिन ये होमोसिस्टीन लेवल से जो ब्लड डैमेज है, ब्लड आर्टरीज का डैमेज है, ये जरूर आपने याद रखना है। दोबारा से एम्फेसिस किया हुआ है कि होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होगा तो आर्टीरियल में एंडोथेलियल डैमेज होगा। एंडोथेलियल डैमेज जब भी होगा तो सबसे पहले हमें जो खतरा पड़ेगा, जो हाई रिस्क आर्गन इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी आवर हार्ट, ठीक है। तो होमोसिस्टीन लेवल जो है वो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स में अक्सर जो है वो डॉक्टर्स जो है वो करवा लेते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फोलेट ट्रैप, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, उसकी क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस की है, और उसमें हमने डिस्कस किया कि होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होने से क्या होगा, मिथियोनिन लेवल कम होने से क्या होगा, और टीएचएफ लेवल कम होने से क्या होगा।